हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीसी इंस्टीट्यूट। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट 4 डिस्कस करने लगे हैं। मेक श्योर अगर आपने 1, 2 एंड 3 पार्ट नहीं देखा तो गो एंड वॉच देम फर्स्ट। इस सीरीज का एक बार मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ क्या होता है। हम इसके अंदर जीके, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम 15 टू 2020 ये सारे हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3 सीरीज को देख के आइए अगर नहीं देखा तो। अभी हम 4th पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। The government has powers under the Essential Commodities Act 1955 to declare a commodity as an essential commodity to ensure its availability to people at a fair price. The commodities covered under the act include, it is a very important question and सबसे जरूरी बात है, ये जितने भी एक्ट आपको क्वेश्चन में आते हैं ट्राई करिए उनको साथ साथ याद कर लीजिए करिए। चलिए अभी हमें बताना है कि वो एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट पेपर, हैंकियान मेड होली फ्रॉम कॉटन, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉटन एंड जूट सीड्स। तो यहाँ पे this is also right because this is also included. Hankian is also included. Fertilizers, petroleum and petroleum products, cotton and jute seeds. ये पांचों के जो पांचों चीजें हैं 1, 2, 3, 4 प्लस 5 ये सारी की सारी इंक्लूडेड है 1955 के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। सो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। The next question is the reference to the Stand Up India scheme. Which of the following statements are correct? Make sure आप incorrect और correct जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आंसर आता हुआ भी अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे, गलत मार्क कर रहे हैं तो वो यूजलेस रहेगा। अभी वो पूछ रहे हैं हमें रेफरेंस के साथ किसके स्टैंड अप इंडिया स्कीम के रेफरेंस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। Its purpose is to promote entrepreneurship among ST and SC and women entrepreneurs, which is right. अगला है इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू आरबीआई। आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस वन इज नॉट राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 अकेला ठीक है कि वो SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, बेसिकली प्रमोट करता है उसको। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ESO की, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। अब हमें बताना है इसके थ्रू अगर हम चेक करेंगे तो कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। तो फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो क्या है? इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विस टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक मैटर्स टू फॉर्म पॉलिसीज। या दिस वन इज राइट। अगला है it acts as a nodal agency for MPLAD schemes and help district planning committees. तो यहाँ पे पहली बात तो आपके दोनों के दोनों जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही गिवन है हमें। दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं? बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। बट नाउ द पॉइंट इज MPLAD स्कीम का मतलब क्या होता है? इस स्कीम का मतलब क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर और इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका आंसर मार्क कर लेंगे, हमारे को पता चल गया कि 1 भी जा रहा है 2 भी जा रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अब MPLAD की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। क्या? M फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम तो ऑलरेडी इज गिवन इन द क्वेश्चन। मेक श्योर इस चीज को याद कर लें, मेक श्योर इसको अच्छे से समझ लें। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट एंड आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल मूवमेंट मी टू started against sexual harassment that was popularized by Alyssa Milano in 2017 was originally started around 2006 by, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ रखा है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, तराना बुर्के। एक मीटू मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर क्या था? बेसिकली हैशटैग बना था मीटू का, जिसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट लोगों ने अपनी बात रखनी शुरू की थी।
तो इसके अंदर अब बेसिकली है क्या, लोकल हो या इंटरनेशनल नेम हो, सारे आए थे। एक तरीके की ये जो मीटू थी ये क्या थी, सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिससे हर किसी ने क्या करा था कि अपनी चीज को पब्लिसाइज करना शुरू किया था, अपना पार्ट रखना शुरू किया था। तो ये वैसे तो अलाइसा मिलानो ने किया था 2017 में, बट उससे पहले भी ये हो चुका था 2006 में। तब किसने किया था, तराना बुर्के ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, deficit financing means that the government borrows money from, again a very important question आ रखा है ये हमारे स्टेट एंड सेंटर दोनों एग्जाम्स में आ रखा है और इंपॉर्टेंट भी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम, कहां से मनी गवर्नमेंट बोरो करेगी डेफिसिट फाइनेंसिंग में, आरबीआई से। आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फर्दर डिटेल क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर यहाँ पे जितनी भी हमारे कमर्शियल सारे बैंक्स होते हैं और भी सारे बैंक्स होते हैं, ये वर्क करते हैं अंडर आरबीआई। अब इसके अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्या है, मींस दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम, गवर्नमेंट जो है ना सरकार, सरकार किससे पैसा लेती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नहीं, वर्ल्ड बैंक से। इट इज नॉट द स्टेट गवर्नमेंट्स राइट कि वो वर्ल्ड बैंक से विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई लोन ले ले। वैसे अब आरबीआई की अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था इन 1935, और जो उसका एक्ट था वो था 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अग्नि 5 मिसाइल। बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है अगेन, दैट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम व्हीलर आइलैंड इन 2019। तो हमारे पास पहला क्या है, इट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बाद क्या गिवन है, दूसरी चीज, ये तो ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ऊपर ही गिवन है आपको, ठीक है देख लीजिएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इट फीचर्स रिंग लेजर गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये अगेन इसकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, पढ़ लेना। और थर्ड है, इट डज नॉट हैव माइक्रो नेविगेशन सिस्टम, अगेन इसकी फिर फुल फॉर्म गिवन है। ये तीनों की फुल फॉर्म पढ़ लेना, इफ पॉसिबल याद हो तो कर लेना। इसके अंदर हमारा फर्स्ट वाला ट्रू है और सेकंड वाला ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा 1 and 2, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है इज, हु रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इसको कौन रिकमेंड करता है, एंड इश्यू प्राइस को कौन रिकमेंड करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नो। प्लानिंग कमीशन, नो। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइजेस, यस। नबार्ड, नो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, ये एक एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट प्राइस होता है। एग्रीकल्चर का क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइस होता है। ये कौन सेट करता है, ये आजकल बहुत न्यूज में आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करती है डायरेक्टली। इसके बाद और कुछ नहीं होता, ये डायरेक्टली करती है फार्मर के लिए कि इतना एक प्रोडक्ट प्राइस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या है इस चीज के अंदर, मेन हमें ये क्वेश्चन में बताना था कि इसको रिकमेंड कौन करता है। रिकमेंड जो करता है वो करता है हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड ये, बट उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म करता है। अब इश्यू प्राइस क्या होता है, इश्यू प्राइस इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड फॉर सेल। वही जो हो गया कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है वो हमने सेल पे, एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट को सेल पे किस प्राइस पे लगाना है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस अगेन इज द राइट आंसर। अगला जो है वो है, इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रिसेंटली। तो ये जब पेपर में आया था तब रिसेंटली उसके लिए यूज हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिगार्ड। अब देखिए, पहला है, इंडिया विल होल्ड अ 5-year टर्म बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 2018, नो। A country requires 1/3 of the total votes to become, no। ऐसा भी कुछ नहीं है कि 1/3 वोट्स चाहिए ताकि वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पार्ट बन सके, नो। तो इसका आंसर आएगा नाइदर 1 नॉर 2। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू भारत 2020-2022 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ, अगेन इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यस इट इज राइट। उसके बाद है, इट इज अनमार्केटेबल सिक्योरिटी, नो ऐसा तो नहीं है। उसके बाद है, दिस एम्ड
at helping speed up the government's disinvestment program. Yeah, this one is also right. Option number 1 and option number 3 are right. तो आ जाएगा option. So now we are going to start with the reasoning section. So let us begin. जो पहली चीज हमें गिवन है वो यहाँ पे है नंबर सीरीज. नंबर सीरीज, जस्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मैं बता रही हूँ आपको, नंबर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज अगर तो आ जाएगी नंबर सीरीज, ये आपकी रीजनिंग में भी आ सकती है, ये आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आ सकती है. बट अगर आ जाएगी अल्फाबेट सीरीज तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में आ सकती है. तो लेट अस बिगिन. 1, 2, 5, 7, 11 and we don't know, we have to find, and 17. तो what all this is given to us is, if you have learned, जो भी नंबर सीरीज को करने के लिए कुछ एक चीजें होती हैं, अगर आप इन सब चीजों को माइंड में रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा नंबर सीरीज को सॉल्व करना. पहली चीज स्क्वायर्स, दूसरी चीज क्यूब्स, तीसरी चीज आपको पता होना चाहिए ये बेसिक कंसेप्ट्स की प्राइम नंबर कौन से होते हैं और दो तीन टाइप्स के और जो नंबर होते हैं. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम एक डिफरेंस वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं. इसमें चेक करेंगे 1, इसमें चेक करेंगे 3, फिर 2, फिर 4. इट इज नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ सेंस. 1, 2, 3, 4 होता तो भी बात बन जाती, तो ये भी नहीं लग रहा. अभी यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 के टेबल पे जाते हैं और खुद के टेबल पे जाते हैं. एवरी गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर. अभी यहाँ पे 13 आएगा आंसर, बिकॉज जो 13 है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे और 1 के टेबल पे जाता है. नेक्स्ट इज सिजर्स इज रिलेटेड टू क्लोथ. सिजर किसके लिए यूज करते हैं, क्लोथ को काटने के लिए. तो बताइए, एक्स यूज करते हैं वुड को काटने के लिए, स्टोन यूज करते हैं ग्राइंडर को काटने के लिए, नाइफ यूज करते हैं स्टोन को काटने के लिए, गन यूज करते हैं हंट को काटने के लिए. ना ही ये, ना ही ये और ना ही ये. जो एक्स होता है, आरी होती है, उसको हम यूज करते हैं वुड को काटने के लिए. तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज मदर इज रिटन एज. ऐसे क्वेश्चंस ये है बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट. इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, आपको ए टू, देखिए इसके लिए आपको ए टू जेड की सारी कोडिंग आनी चाहिए कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आना है. ये बहुत जरूरी है. अगर आपको ये सब आता है तो ऐसे क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. मेक श्योर, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको लगता है कि ये चीजें, ये जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ये मैं कराऊं, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा. चलिए अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये चीज गिवन है, हम यहाँ पे इनके कोड्स लिखेंगे. एम का कोड जो होता है वो 13 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, एच का 8 होता है, 5 ई का होता है और जो 18 है वो आर का होता है. पी का कोड क्या होता है, 16, 17 इसका, 23 इसका. जे का जो कोड होता है वो होता है 10, 8 का कोड होता है वो होता है 8 एंड डी का होता है. अभी हम ध्यान से देखेंगे 13 और 16 में क्या लिंक है. 13 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 16 बनेगा. 16 और 17 में 2 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस करेंगे, फिर 2 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे. मतलब वी हैव सीन द लॉजिक +3 +2. अब वो पूछे सिस्टर के लिए क्या कोड होगा, सिस्टर लिखेंगे. सिस्टर के ऊपर सिस्टर के कोड्स लिख देंगे. 19, 9, 19, 25 एंड यहाँ आ जाएगा 18. पहला क्या था, +3, यहाँ पे भी करेंगे +3, क्या आ जाएगा 22. फिर +2 11, फिर +3 22, फिर +2, फिर आ जाएगा 22 और उसके बाद प्लस, फिर 3 8 +2 20. तो v आएगा यहाँ पे, k का होता है 11, फिर से आ जाएगा यहाँ पे v, उसके बाद फिर से आ जाएगा v, h हो जाता है 8 का एंड 20 हो जाता है t का. v k v v h t. ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया हो कैसे करा हमने ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन. अगली चीज, राजेश वॉक्स, ये है हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन. अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड अ वेरी इजी चैप्टर. जो राजेश है वो 7 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है. चला दिया 7 किलोमीटर नॉर्थ में. यहां से वो लेफ्ट टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है. फिर वो एक और लेफ्ट लेगा और उसके बाद वो 7 किलोमीटर चलेगा. हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर इज ही अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है वो. अगर ये 7 है, ये 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस जो ऊपर है 3 वही होगा. सो 3 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर. अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज फॉल्स. हमें बताना है ये जो गिवन है ऑप्शन ए बी सी डी ई, इसमें से कौन सा फॉल्स है, कौन सा रॉन्ग है. अगर ये हमें गिवन स्टेटमेंट जो है वो सही है तो ये है हमारा इनइक्वालिटी का चैप्टर.
ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे ये v इज इक्वल टू w, जब भी इक्वल टू का साइन होगा हम ये स्लैश यूज कर सकते हैं। ये चीजें हमें गिवन है, तो v और x का रिश्ता देखेंगे। v और x का रिश्ता साफ दिख रहा है कि v बड़ा है x से, मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है। अगला है y और x, y यहाँ है, x यहाँ है, तो ये भी हमें क्लियर दिख रहा है कि जो y है वो बड़ा है या बराबर है x के, ये भी ठीक है। अगला है y और w। देखिए, एक में यहाँ है w इज ग्रेटर देन और यहाँ है y इज ग्रेटर देन। इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी टू फाइंड समथिंग कि जहां पे साइंस ऑपोजिट हो और वहां पे हम आंसर फाइंड कर लें। हमेशा जब ये दोनों केस होंगे आंसर हमारा होगा नो रिलेशन। तो यहाँ पे C जो है वो हो गया गलत। अगला चेक करेंगे Z और X, Z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू X, तो यहाँ पे अब ये चीज बिल्कुल ठीक है। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। आंसर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज दे आर आस्किंग कि फॉल्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू दैट ऑफ स्टार। स्टार के ऑपोजिट क्या होगा? कैसे चेक करेंगे? ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये होता है हमारा डाइस वाला चैप्टर। अगेन नॉन वर्बल का पार्ट रहता है और पंजाब के पेपरों में यूजुअली देखा जाता है इसका एक आधा क्वेश्चन। चलिए, अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? वी हैव टू, हमें दो कोई डाइस उठानी होती है। दो डाइस उठाने के बाद हमें क्या करना होता है कि हम उसकी सिमिलैरिटी ढूंढ लेते हैं। पर सिमिलैरिटी भी एक होनी चाहिए, कोई दो नहीं होनी चाहिए। अगर जिसमें दो, हमने दो कोई भी डाइस उठाई हैं, अगर उसमें दो चीजें सिमिलर होंगी तो आंसर फाइंड करना वोंट बी पॉसिबल। चलिए, एट द रेट है यहाँ और यहाँ भी एट द रेट है, पर स्टार यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम ए और बी को नहीं लेंगे। फिर अब ए और सी को चेक करते हैं। स्टार इसमें भी है, स्टार इसमें भी है, इसमें ये नहीं, हम ए और सी को ले लेते हैं बिकॉज यहाँ पे ठीक है, हमारे पास एक ही सिमिलैरिटी चाहिए, एक ही सिमिलैरिटी। एक जो सिमिलैरिटी है वो क्या है? स्टार। पहले फिर हम स्टार ही बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देते हैं और जो चीजें लिखी होती हैं उनको नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं। स्टार के बाद माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा? एट द रेट। अब इधर थे, इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे ये आ जाएगा प्लस, और इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे ये आ जाएगा डॉलर साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे पास कौन से साइंस जो है वो डबल है। ये साइन जो है ना ये डबल है, तो इसको एक को क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे 8 हमने कहीं नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अभी क्या देखना है यहाँ पे? अब हमारे से पूछ रहे हैं वो कि इसके ऑपोजिट क्या है स्टार के ऑपोजिट। तो हमने ये जो टेबल तैयार किया ना, इसके अंदर जो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो ही ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के सामने जब डाइस की बात करेंगे। तो स्टार के ऑपोजिट क्या है? 8। 8 के ऑपोजिट क्या आएगा? स्टार। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज 8। आई होप आई सॉल्व योर क्वेरी। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, इसको कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा? तो कैसे देखेंगे? यहाँ पे 3 3 जार क्या होता है? 9। पहले हम सिंपल चेक करते हैं कि 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 5 से 13 आना इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। फिर ये कैसे सॉल्व हुआ देखते हैं। 3 3 जार 9, 2 2 जार 4, इन दोनों का एडिशन करके कितना आता है? 13, और यहाँ पे 13 गिवन है। इधर 4 4 जार 16, इधर 8 8 जार 64, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 80। यहाँ 80 गिवन है। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? अब 1 1 जार 1 प्लस 5 5 जार 25, क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 26 आंसर आ जाएगा आपका। सो इस जो क्वेश्चन मार्क की जगह है वहां पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A's salary is 10,000 less than B's salary is 15,000 less than C's salary, and the sum of A, B and C's salary is 65,000. हमें तीनों की सैलरीज गिवन है एज 65,000। अब और हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि A की सैलरी है वो 10,000 कम है B की सैलरी से। B की सैलरी से 10,000 कम है, वो है A की सैलरी। B की सैलरी तो बी ओनली। C की जो सैलरी है वो क्या है? 15,000 लेस है। बी सैलरी इज 15,000 लेस देन सी सैलरी। सी की सैलरी से जो बी की सैलरी है वो 15,000 कम है, तो यहाँ पे हम ये कर देंगे। अब ये हमारे पास बी की फॉर्म में वैल्यू आ गई सबकी। अब हम यहाँ लिख देंगे बी माइनस 10,000 प्लस बी प्लस 15,000। दिस होल इज इक्वल टू 65,000।
अब यहाँ पे हमारे बी कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 बी, एंड -10,000 प्लस 15,000 विल बी प्लस 5,000, यहाँ आ जाएगा 65,000। 3 बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 5,000 ये यहाँ जाके माइनस होगा, यहाँ आ जाएगा 60,000, तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20,000। हमारे से क्या पूछा गया है कि ए की सैलरी कितनी है, हमें पता है ए की जो सैलरी है उसमें हमें क्या करना था, बी -10,000, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। बी की जो सैलरी आई वो आई 20,000, 20,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, 10,000। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, वो आपका राइट आंसर है, दैट इज 10,000। So the next question with us is the average age of 30 students, the average age of 30 students and the class teacher is 20। तो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल, ठीक है, जो नंबर होता है वो। तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स है और अ टीचर मींस वन टीचर, तो यहाँ पे हो जाएगा 31, इनका सम आ जाएगा यहाँ, और इनकी एवरेज जो है वो है 20, तो इसका मतलब सम ऑफ 31 विल बी 31 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 620। अगली चीज है, इफ क्लास टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, मतलब 30 बच्चों की ही अगर हम एज देखेंगे, द एवरेज एज रिड्यूस्ड टू 1, तो पहले जो एज थी 20 इट रिड्यूस्ड टू 1, मतलब 19 हो जाएगी यहाँ पे। अब हम देखेंगे सम ऑफ 30 कितना बन जाएगा, 19 इंटू 30, तो 19 इंटू 30 विल बी 72570, दिस विल रिजल्ट इनटू 570 एज योर आंसर। अब वो पूछ रहे हैं क्लास टीचर की एज कितनी थी, अगर बच्चों की सिर्फ चेक करेंगे तो 570 है, अगर विद टीचर चेक करेंगे तो 620 है। उसके बाद जब यहाँ पे हम आंसर निकालेंगे आ जाएगा 50, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला, अब हमें ये चीज गिवन है, इसके अंदर क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, इसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन कहते हैं बेसिकली। आ जाता है ये भी एक आधा क्वेश्चन में, 1767 इज इक्वल टू x इंटू 57। तो हम चेक करेंगे, ये 3 के टेबल पे जाएगा, ये जाएगा 1 और 9 पे, 1767, ये जाएगा 589 पे। उसके बाद अगर हम 589 को देखेंगे, ये 19 से डिविजिबल है, तो ये जाएगा 3 के टेबल पे पहले तो, और उसके अंदर 57 119 31 आ जाएगा आंसर। 31 इज ऑप्शन नंबर 2। अगला भी सिंप्लीफिकेशन ही है। 40% को हम ऐसा लिखते हैं, 40% ऑफ 625, ओ सॉरी 265 प्लस 35% ऑफ 180 इज इक्वल टू 50% ऑफ x, बिकॉज क्वेश्चन मार्क को हम x लेते हैं ना, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 7 के टेबल पे जाएगा, और ये जाएगा 2 पे, अगर 5 से चेक करेंगे ये जाएगा 9 पे। उसी तरीके से ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 53 पे। तो 53 टू जार क्या होता है, 106 प्लस 9 7 जार कितना होता है, 63 विल बी इक्वल टू हाफ x। तो यहाँ पे हम देखेंगे 9, ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू, उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 813, 338 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ स्कूल A B C इज दिस। ये हमें रेशियो है 5x 8x एंड 4x। कैसे, A B एंड C। If the number of students studying in each school is increased by 20%, 25% and 30% respectively, तो न्यू रेशो क्या बनेगी। देखिए, पहला अगर हमारे पास 5x था, तो वो कह रहे हैं 20% बढ़ा दो, वेन एवर देयर इज अ परसेंटेज, हम परसेंटेज की वैल्यू वी नो इट इज 100, और वो कह रहे हैं इंक्रीज्ड, तो 20 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ए का बी का आ जाएगा 25% इंक्रीज हुआ तो 125 आ जाएगा, और यहाँ 8x था, और यहाँ पे हमारे पास 30% इंक्रीज हो रहा है, किसमें, 4x में। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, चेक करते हैं कैसे, 1 एंड 20, यहाँ आ जाएगा 6, तो 6x ये आ गया। उसके बाद अगली चीज जो है वो क्या है, ये जाता है 5 पे, ये जाता है 4 पे, ये जाता है 2 पे, आ जाएगा 10x,
और फिर यहाँ पे हमारे पास 130 था, ये ऐसे कट जाएगा, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 5 पे, तो ये हो जाएगा 26/5। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 एलसीएम ले लेंगे, इधर आ जाएगा 30, इधर आ जाएगा 50, इधर आ जाएगा 26। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30, 50 एंड 26। अब ये सारे दिख रहे हैं कि इवन नंबर्स हैं, तो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 13। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है ऑप्शन नंबर 3, 13, oh sorry 15, 25 एंड 13। Next is Manish bought 25 kg of rice at 32 per kg. 25 किलो वो राइस लाया 32 पर kg। तो ये तो पूरी वैल्यू यहाँ से आएगी क्योंकि ये क्या है 25 kg है और 32 पर kg लाया वो। उसके बाद 15 kg राइस लाया वो कितने में 36 में। तो हम इसको क्या करेंगे 15 से यहाँ पे हमारी उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि उन्होंने किया इसको मिक्स, ये दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो या फिर इसको रेशियो से कर सकते हो। अभी हम इसको रेशियो से करते हैं। 800 पहली बात हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 36 इंटू 15 करेंगे तो 540 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। वो कह रहे हैं व्हाट प्रॉफिट डिड ही गेट व्हेन ही मिक्स द टू वैरायटीज एंड सोल्ड देम फॉर। अब देखिए यहाँ पे टोटल वैरायटी कितनी होगी, अगर उसने इसको पूरे को मिक्स कर दिया 40 kg, वो कितने के बेच रहे हैं, हम इसको टोटल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 40 एंड 1340। तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1340/40। 1340 को जब हम डिवाइड करते हैं 40 से तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1340 डिवाइडेड बाय 33.5 आ जाएगा। मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 33.5, सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 40.20। अब हमें बताना उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 40.20। इसमें से जब माइनस करेंगे 33.5 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.7। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.7। कॉस्ट प्राइस है 33.5 और यहाँ आ जाएगा इंटू 100। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 33.5 से करेंगे तो हमारे पास 670/33.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 20% विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तन्वी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 45,000। ये थी तन्वी की इन्वेस्टमेंट। तन्वी ने इन्वेस्टमेंट की 45,000 की और आफ्टर 8 मंथ्स अनीशा ज्वाइंड हर विद द कैपिटल ऑफ 52,000। 8 महीने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हैज 12 मंथ्स, और हमें पता है कि तन्वी ने स्टार्ट किया तो ये तो 12 महीने पूरा का पूरा रहा। पर जो ये अगली चीज हमें गिवन है आफ्टर 8 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स मतलब 4 महीने के लिए ही फिर अनीशा ने ज्वाइन किया। टोटल जो प्रॉफिट था वो था 56165। तो अब हमें बताना है अनीशा का शेयर बीच में कितना होगा। यहाँ तनीशा का आ जाएगा, यहाँ अनीशा का आ जाएगा, तन्वी का और अनीशा का। नाउ द पॉइंट हियर इज, एक चीज जो पार्टनरशिप चैप्टर में आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू द टाइम फॉर विच दे हैव इन्वेस्टेड। कैपिटल यहाँ आ गई देयर इन्वेस्टमेंट, यहाँ आ गया टाइम फॉर विच दे हैव टू इन्वेस्ट। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व आपका 5454 एंड हाँ 540000 ये आ जाएगा 5,40,000। उसके बाद अगली जो चीज है वो है 52,000 इंटू 4। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 20800। ये हमारे पास आ गया, इस चीज में प्रॉफिट को डिवाइड करना है, बट द पॉइंट इज वी नीड अ परफेक्ट रेशियो। हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 गए, 3 0 से 3 0 चले गए। उसके बाद अब वी आर लेफ्ट विद 540 एंड 208। इसको सॉल्व करेंगे 104 आ जाएगा, यहाँ 270 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 135 आ जाएगा, यहाँ 52 आ जाएगा। उसके बाद अब ये किस पे जाएगा 3 पे। चलिए हम क्या करते हैं, इसको ही अब टोटल कर लेते हैं।
ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास रेशो आ गई, ये तन्वी की है, ये अनीशा की है। इफ यू टोटल देम ये 187 बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 56165 56165 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 187 से। और उसके बाद इन द क्वेश्चन उन्होंने पूछा अनीशा का शेयर कितना होगा, तो अनीशा का कितना था शेयर, 52। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ नियर अबाउट, एक मिनट, इसको 240 कर देंगे, इसको शॉर्ट करके देखते हैं और होता है तो। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, एक मिनट लेट मी चेक। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 समथिंग, 300 पॉइंट समथिंग को जब हम इंटू 52 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1506 समथिंग। तो यहाँ पे पता चल गया 15,600 में आएगी अमाउंट, बट यहाँ पे कहीं पे भी 15,000 वाला नहीं है, तो नन ऑफ दीज विल बी योर राइट आंसर। अगला चेक करेंगे, 10 years ago the ratio of A and B were, 10 साल पहले की बात है, 2x और 3x है। प्रेजेंट एजेस उनका जो टोटल है वो गिवन है प्रेजेंट एजेस का ये। तो अब हम इसको 2x और 3x को भी प्रेजेंट में ले आते हैं, ये 10 साल पुरानी बात है, इसके अंदर 10 साल ऐड कर देंगे दोनों में, इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज ऑलरेडी हमें प्रेजेंट एज का यहाँ पे सम गिवन है, हम इसको ऐसा कर देंगे, यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 60। 2x प्लस 3x इज 5x, 10 प्लस 10 इज 20 विच विल बी इक्वल टू 60। 5x यहाँ जाएगा 40 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8। वो पूछ रहे हैं फाइंड देयर रेशियोज आफ्टर 5 years, so we know their present ratio is 2/3 plus 10 plus 10, बट वो पूछ रहे हैं 5 साल बाद, तो हम ये ऐसा कर देंगे। अब हो गया 2x प्लस 15, 3x प्लस 15, x की वैल्यू है 8, 2 इंटू 8 इज 16 प्लस 15 आ जाएगी a की, 3 इंटू 8 इज 24 प्लस 15 आ जाएगी b की। इसको जब प्लस करेंगे 31 आ जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे 39 आ जाएगा। ये आ जाएगी 5 साल बाद a की रेशो, ये आ जाएगी 5 साल बाद b की रेशो। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। सो विद दिस हम आज के इस पार्ट को, पार्ट नंबर 4 को खत्म करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।